साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर उनको जागरूक करने वाले वीडियो हम पोस्ट करते रहते हैं। इसके पीछे एक कारण है एनबीएफसी कंपनियों के रिकवरी एजेंट हरेसमेंट और जिस तरीके से उन्हें इलीगल तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जिसको लेकर कई युवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए और कई लोग अपने घर को छोड़कर रहने को मजबूर हो गए। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमने पूरी एक सीरीज चला रखी है और उसी सीरीज में हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि यदि आप कमेंट्स करते हैं तो हम सेक्शन 25 पर भी अपना एक ब्रीफ वीडियो पोस्ट करेंगे। जैसा कल का वीडियो पोस्ट किया था और आपको हमने ये कमिटमेंट किया था कि यदि आप के कमेंट्स आते हैं सेक्शन 25 के बारे में तो उस पर भी हमारा वीडियो पोस्ट होगा। जैसा कि आपके कमेंट्स आए, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 25 पर। जैसा कल मैंने आर्बिट्रेशन नोटिस के फायदे बताने के लिए वीडियो बनाया था और कहा था कि यूट्यूब के इतिहास पर आपको ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि उसको कॉपी करके कोई दूसरा वीडियो बना ले। तो आज भी वही कमिटमेंट कायम है कि इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दूंगा वह संपूर्ण जानकारी आज तक YouTube के इतिहास में आपको किसी चैनल पर नहीं मिली होगी। ये बात अलग है कि इसको कॉपी करने के बाद, पोस्ट होने के बाद 2 घंटे बाद AI कॉपी करके कोई व्यक्ति दूसरा कंटेंट बना ले और अपने कुछ शब्द जोड़ ले, कुछ थंबनेल चेंज कर ले। तो साथियों शुरू करते हैं लोन डिफॉल्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा, सेक्शन 25। साथियों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, पूरा A to Z, और इस वीडियो को यदि आपने 2 बार सुन लिया तो सेक्शन 25 यानी कि EMI बाउंसिंग का जो केस होता है ना, आपकी सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। मन में जो गलत वहम आपके दिमाग में चल रहे हैं वह सारे समाप्त हो जाएंगे। ये कमिटमेंट है मेरा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारे वीडियो का जो मकसद है ना, वो केवल और केवल लीगल अवेयरनेस के लिए। अगर इस वीडियो में यदि आप नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैं आज कुछ अंदरूनी, कोर्ट की भी अंदरूनी बातें करूंगा जो कि कभी आपको सुनने नहीं मिली होगी। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, पूरा वीडियो देखे बिना कृपया कॉल ना करें। आपकी जितनी भी क्वेरी है, जितने भी सवाल जवाब है, उनको लेकर ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पर पोस्ट है। केवल चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियो देखिए, आपकी हर समस्या का समाधान मौजूद है। इसके बाद भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो जो नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है उस पर कॉल बुक करके आप बात कर सकते हैं। अब साथियों आते हैं टॉपिक पे। साथियों सेक्शन 25 यानी कि आपने किसी बैंक से या एनबीएफसी से कोई लोन लिया। अब वो लोन आपका अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड है, दोनों ही कंडीशन में आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस केवल तब ही चल सकता है जब आपने ऑटो डेबिट की परमिशन दी हो। यानी कि आपके खाते से किसी महीने की निश्चित तारीख को, हर महीने की निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि जो आपने EMI के रूप में निर्धारित कर रखी है वह आपके अकाउंट से डेबिट होती है। इसके लिए आपने ECS मैंडेट फॉर्म सिग्नेचर करके दिया होता है और जब ECS मैंडेट अप्लाई होता है तो जितनी आपकी EMI है उतने माह तक हर महीने आपके खाते में ECS लगेगा। अब आर्थिक हालात खराब है, विषम परिस्थितियां है, परिवार में कोई बीमार है, कोई भी कारण हो सकता है, यदि आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपका ECS बाउंस हो जाता है। ECS बाउंस हो जाता है। घर बैठे कैसे ECS के केस को निपटाए यह तरीका भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो पूरा सुने। अब आपका ECS बाउंस हो गया। अब यहां आपको एक बात मैं खुल के बता दूं कि सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है वह 138 NI एक्ट की तर्ज पर चलता है।
यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि आपके खाते में बैलेंस नहीं था या फिर अकाउंट ब्लॉक हो गया, किसी भी कारण से आपका ईसीएस बाउंस हो गया, तो पहले ईसीएस बाउंस पर कभी भी कोई भी कंपनी या बैंक कभी भी आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरी ईएमआई बाउंस हो गई, तीसरी ईएमआई बाउंस हो गई। मैं यहां पर यह बात आपको खुले रूप से कहना चाहता हूं कि आज का मेरा वीडियो रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट को लेकर नहीं है, आर्बिट्रेशन को लेकर नहीं है, इस पे जानकारियां पहले दे चुका हूं। आज प्योरली सेक्शन 25 ईएमआई बाउंसिंग के केस की बात करेंगे। अब मान लीजिए दूसरी ईएमआई बाउंस हो गई। अब मान लीजिए कि आपकी ईएमआई 5 तारीख को लगती है। अब 5 तारीख को हो सकता है सुबह 7 बजे डेबिट हो आपके, या हो सके 11 बजे डेबिट हो। आप ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे कोर्ट खुलेगी और मैं अकाउंट में पेमेंट डालूंगा ताकि मेरा पेमेंट क्लियर हो जाए। तो ये चेक नहीं है, ये ईसीएस है, ये ऑटो डेबिट है। यह मॉर्निंग में 7 बजे भी जाएगा या 8 बजे भी कट सकता है, तो आपको एक दिन पहले पेमेंट की व्यवस्था रखनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपके खाते से ईसीएस बाउंस हो गया, बात कर रहा हूं मैं 5 तारीख की। अब 5 तारीख को यदि आपका ईसीएस बाउंस हुआ तो कंपनी तक सूचना पहुंचती है इसकी 7 तारीख, 6 तारीख या 8 तारीख को। अब ऐसे मैटर में अब मान लीजिए पहले महीने उन्होंने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, लेकिन वो सेक्शन 25 का केस फाइल करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनके पास जो बाउंसिंग मेमो आया, जैसे चेक के मैटर में रिटर्न मेमो कहते हैं, बाउंस होता है उसको, लेकिन यहां पर इसको R7 रिपोर्ट कहा जाता है। वह कंप्यूटराइज तरीके से आएगा। अब बैंक को उस पर नोटिस भेजना है। यहां पर बैंक या एनबीएफसी क्या करती है कि अपने पैनल में जो लीगल है, बंदे लगे हुए हैं, उनके नाम से भी नोटिस भेज सकती है, कहने को खुद भी भेज सकती है, लेकिन यदि वो केस फाइल करना चाहते हैं ना तो वह एक एडवोकेट के माध्यम से आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। अब आप लीगल नोटिस का फॉर्मेट समझिए। लीगल नोटिस यदि सेक्शन 25 का आपको भेजा जाता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है, चाहे एडवोकेट के लेटर पे वो जो नोटिस है वो आपको एड्रेस किया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि मेरी क्लाइंट ये एनबीएफसी कंपनी है और उनके माध्यम से मैं आपको नोटिस भेज रहा हूं। और फिर आपके लोन का हवाला दिया जाता है कि आपने बैंक से लोन लिया। यह भी कहा जाता है कि इस तारीख को आपकी ईएमआई थी और 19,485 रुपए की ईएमआई कटनी थी, जो भी आपकी ईएमआई है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था और आपकी जो ईसीएस है वो बाउंस हो गया और आप 15 दिन के अंदर इस राशि का भुगतान करें, वरना हमें सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब साथियों, यहां पर कई एनबीएफसी कंपनियां खेल भी कर रही है। ये क्या करते हैं कि सेक्शन 25 का आपका ईसीएस बाउंस हो गया, वो क्या करते हैं कि आपको केवल एक ईएमआई नहीं कह के वो आपको कभी कभी 2 ईएमआई जोड़ देते हैं या कभी कभी पूरा लोन अमाउंट कह देते हैं। तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वो नोटिस जो है किसी भी रूप से वैल्यू नहीं रखता है। इसके पीछे कारण समझाऊंगा आपको कि कभी भी सेक्शन 25 में एक ईएमआई का एक ही केस होगा, कभी 2 ईएमआई का एक केस नहीं होगा। कैसे? अब 5 तारीख को आपकी लगनी थी, अब उसकी R7 रिपोर्ट, रिटर्न मेमो जो भी है उनके पास पहुंचा 8 तारीख को, अपनी लीगल टीम को देंगे। इसके बीच में शनिवार भी आ रहा है, रविवार भी आ रहा है, अब उनके वकील साहब को आपको नोटिस भेजना है। अब अगर वो इंतजार करे कि मैं दूसरी किस्त बाउंस हो तो दोनों किस्तों का साथ में भेजूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूसरी किस्त ही लगती है 30 दिन बाद, उसका रिटर्न मेमो फिर 3 दिन बाद आएगा, उसके बाद भी शनिवार रविवार आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो नोटिस होता है ना, वो बाउंसिंग डेट आपकी ईएमआई की डेट नहीं, आपके जो रिटर्न मेमो की बाउंसिंग डेट है उसके 30 दिन के अंदर उनको नोटिस भेजना है। अब अगर वो 30 दिन का इंतजार करे कि ये ईएमआई लग जाएगी, तो इस ईएमआई का जो R7 रिपोर्ट है वो 30 दिन के भीतर आ ही नहीं सकती है।
और यही कारण है हम कहते हैं कि केवल और केवल सेक्शन 25 में 1 EMI का ही केस होता है। अब यहां पर यह समझना है आपको कि ये नोटिस यदि इन्होंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, ये प्रॉपर तामील की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि कोर्ट में सेक्शन 138 NI एक्ट के प्रोविजन पर चलेगा सेक्शन 25। तो यहां पर आपको इनको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही डाक भेजनी है। यह बात भी सुन लीजिए। कई बार क्या करते हैं कि सिग्नेचर भी पेस्ट कर दिए और नोटिस व्हाट्सएप कर दिया, नहीं चलने वाला है। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस आएगा। अब मान लीजिए कि इन्होंने आपको 5 तारीख की EMI थी, 8 तारीख को बाउंसिंग है, 10 तारीख को इन्होंने नोटिस भेज दिया और आपको नोटिस मिला 15 तारीख को। अब मान लीजिए आपकी EMI 19,482 की है और इन्होंने आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 25 का मामला हो या 138 NI एक्ट का मामला हो, इसमें वो नोटिस के खर्चे की मांग नहीं कर सकते हैं, वो केवल और केवल उस EMI की मांग कर सकते हैं। अब जैसे आपको नोटिस मिला, आप टेंशन में आए, करें क्या करें? यदि आप चाहें जैसे ही नोटिस आपको मिला, आपके पास पेमेंट की व्यवस्था है और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा नहीं हो, घर बैठे मामले को निपटना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है कि नोटिस मिलने के सेकंड डे, आपके पास पूरे 15 दिन का टाइम है। 15 तारीख को नोटिस मिला ना, तो आप 30 तारीख तक भी पेमेंट जमा करा सकते हो। तो आपको क्या करना है, कंपनी का अकाउंट नंबर है, आप अपनी EMI डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो और ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी रिसिप्ट निकाल लो और आप उस नोटिस का रिप्लाई दो, कंपनी का नाम लिख के कि आपके द्वारा इन एडवोकेट साहब के द्वारा दिनांक इस तारीख को मुझे इस जुलाई महीने की EMI का नोटिस भेजा गया था, जो मुझे प्राप्त हुआ। जुलाई माह की EMI का मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है और साथ में इसकी रसीद, जो ट्रांसफर रसीद है, वो लगा रहा हूं। कृपया इस संदर्भ में कोई केस फाइल न करें और ये लेटर भी जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट उन वकील साहब के एड्रेस पे भेज दो कॉपी और भेज दो आप सीधे कंपनी को। कंपनी इस मामले में सेक्शन 25 का मुकदमा आपके खिलाफ फाइल कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस नोटिस का जवाब दे दिया। अब जवाब दे दिया तो उसकी कॉपी भी संभाल के रखो, ट्रांसफर किया उसकी रसीद भी संभाल के रखो, नोटिस की कॉपी के साथ जो डाक की रसीद है वो लगा लो, 8 दिन बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल लो। तो ये तो हो गया। नोटिस आने पर अगर आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं रहने वाला तो राजस्थान का हूं, मुकदमा ये कलकत्ता चेन्नई में करेंगे, मैं वहां कहां जाऊंगा। चलिए, अब मानते हैं कि आपको नोटिस आ गया और आपके पास पैसा नहीं है। नोटिस आ गया और आपके पास उस समय पेमेंट की व्यवस्था ही नहीं है। अब जब आपके पास नोटिस आ गया और आपके पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे टाइम में क्या हमको नोटिस का जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मेरा कोई कमेंट्स नहीं है इन पे, मत देना चाहो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 15 तारीख को आपको नोटिस मिल गया और 30 तारीख तक आपने पेमेंट नहीं जमा कराया या नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, यहां ये सुन लीजिए, अगर आप नोटिस का जवाब देंगे और पेमेंट नहीं भी देंगे तो भी सेक्शन 25 का मुकदमा तो होगा। अब सेक्शन 25 एक कंप्लेंट केस है। अब ये कोर्ट में फाइल होता है। अब यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग मैटर है। जैसे राजस्थान में ये 50 रुपए की कोर्ट फीस पे फाइल होता है। मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां पर कोर्ट फीस अमाउंट के आधार पर लगता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्ट फीस होती है। अब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज दिया तो कंपनी केस फाइल करेगी, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी कंपनियां केस फाइल नहीं भी करती है। इसके पीछे कारण है कि उनको एक बंदा लगाना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी देकर कोर्ट में, जो उस केस को फाइल करेगा। साथ में उनको एडवोकेट को हायर करना है और एडवोकेट की फीस भी देनी है।
वो उनके कोई नौकरी वाले बंदे नहीं है, उनको फीस भी देनी है। अब मान लीजिए कंपनी ने आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कोर्ट में फाइल कर दिया, तो पहली डेट पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। पहली डेट पर जैसे वो फाइल करते हैं, फाइल जाती है इंस्पेक्शन में, यानी कि जांच में, कि जुडिक्शन है कि नहीं, मामला लिमिटेशन में है कि नहीं, प्रॉपर कोर्ट फीस है कि नहीं, यानी कि सारी कमियां पूरी की है कि नहीं की है, वो सारी कमियां देखी जाएगी। इसके अलावा देखा जाएगा R7 रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके लोन रिलेटेड फाइल भी उसमें लगानी पड़ती है, यूनिक R7 रिपोर्ट लगा दो, यानी कि लोन से संबंधित जो फाइल है वो भी उसको लगानी पड़ेगी, नोटिस दिया वो लगाना है, डाक रसीद लगानी है, डिलीवरी रिपोर्ट लगानी है। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब अगले 2 महीने 3 महीने की डेट मिलती है, उन 2 महीने 3 महीने की डेट पे अगर जज साहब नहीं है और सीट खाली है, वापस 2 महीने 3 महीने की तारीख चली जाएगी। मान लीजिए अगले 2 महीने 3 महीने की तारीख में वकीलों की हड़ताल हो गई, देश में कोई ऐसी चीज हो गई जिसके कारण अवकाश घोषित हो गया, कुछ भी माहौल रहा हो, और 2-3 महीने डेट बच जाती है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब हैं, अब कोर्ट में इसका प्रसंज्ञान होता है। प्रसंज्ञान यानी कि कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा कि क्या प्रॉपर है मामला। अब कोर्ट ने इस पे संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लिया तो इसमें जारी कर दिया नोटिस, आपको जरिए समन बुलाने का आदेश कर दिया कि इस तारीख को कोर्ट में इस जगह आपकी उपस्थिति रखी गई है, इस तारीख को आप कोर्ट में उपस्थित हो। और ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस आपको 2 तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से। पहला तरीका कि वो जो कोर्ट है वो आपके राज्य में या आपके जिले की जो सेशन कोर्ट है वहां पे वो नोटिस भेजेगी, आपके जिले की सेशन कोर्ट आपके संबंधित थाने को भेजेगी, और थाने वाले आएंगे, आपको समन दिखाएंगे और आपको कहेंगे इस कोर्ट का आपका समन है, साइन करवा के ले जाएंगे और वापस पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा मैक्सिमम होता नहीं है। होता क्या है, कंपनी वाले उस समन्स को ले लेते 2 कॉपी को, 1 कॉपी आपको पोस्ट लिफाफे में डाल के आपको जरिए पोस्ट भेज देते हैं। अब जरिए पोस्ट समन डाक के माध्यम से आपके पास आता है, जिसमें कोर्ट की सील लगी होती है, केस का नाम, केस नंबर, कोर्ट का नाम, कोर्ट का एड्रेस, किस तारीख को जारी हुआ, किस तारीख को आपको उपस्थित होना है, सारी जानकारी लिखी होती है। हमारे गुजरात के एक फॉलोअर द्वारा पूछा गया था कि क्या सर समन आने पर हमको कोर्ट में उपस्थित हो जाना चाहिए। देखिए, इन मामलों में हम कोई वक्तव्य नहीं देते। उनका कहना है कि सर मैंने ऐसा सुना है, किसी यूट्यूब चैनल पे इन्होंने कहा कि यदि आपको समन जारी होने पर कोर्ट में आप उपस्थित नहीं होते हो, उसके बाद यदि आप जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट या मफरूर होने के बाद जाते हो तो कोर्ट का आपके प्रति रुख बहुत स्ट्रिक्ट होता है और आपके फेवर का नहीं सोचती है। तो मैंने उनको ये कहा था कि जवाब मैं अपने वीडियो में दूंगा, क्योंकि आपको जवाब दूंगा, हो सकता है आपके मन को खुश करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन मैं जो जवाब यूट्यूब पे दूंगा उसे संपूर्ण मंच सुन रहा है, उसे NBFC वाले सुन रहे हैं, बैंक वाले सुन रहे हैं, रिकवरी वाले सुन रहे हैं, लोन डिफॉल्टर सुन रहे हैं, मजिस्ट्रेट सुन रहे हैं, एक आम आदमी सुन रहा है, मेरे कई वकील भाई सुन रहे हैं। तो जो चीज हम यूट्यूब पे कहते हैं उसमें 100% सच्चाई होती है। कोर्ट का समन आ गया, यदि आपकी स्थिति है नहीं जाने की, अब आपको कलकत्ता चेन्नई बुलाया है, जाने के लिए जेब में 5-10 हज़ार रुपये तो चाहिए ना। अब आपके पास नहीं है, क्या पैदल चल के जाओगे? कोरोना में गए थे वैसे तो नहीं गए। तो ये वाली बातें होती है, कोर्ट पे इसका कोई रुक नहीं जाता है। अब मान लीजिए कि समन आ गया। अब ये समन कब आया? आपने जब नोटिस जारी किया तब, एडवोकेट ने जब नोटिस जारी किया, उस बात को लेके 6 महीने गुजर गए, हो सकता है 9 महीने गुजर जाए, और हो सकता है कभी कभी तो 2-2, 3-3 साल तक समन नहीं आए। इन सारी चीजों को आप ई कोर्ट पे सर्च कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मान लीजिए समन आ गया और आपके मन में यूं है कि यार मुझे इस केस को निपटाना है और मैं कलकत्ता चेन्नई जा नहीं सकता हूं, मुझे घर बैठे निपटाना है। सीधी सी बात है, निपटा सकते हो।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक नज़ीर में क्लियर कहा है कि कोई व्यक्ति यदि पहली पेशी पर उपस्थित होकर यदि राशि जमा करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन बात वही हो गई कि आपको कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है। आप चेन्नई नहीं जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन चेन्नई के एडवोकेट को सर्च करो, चेन्नई में कोई वकील सर्च कर लो, वकील साहब से फ़ोन पे बात कर लो कि वकील साहब मेरा एक मामला है सेक्शन 25 का है, मैं आने में असमर्थ हूँ, मेरा मेडिकल इशू है, ये मेरा कोई हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट है, मेरी तबीयत खराब है, डेंगू चल रहा है, जो भी मामला है, घर में पिताजी की तबीयत खराब है, जो भी XYZ जो भी कारण हो, आपने उनको बता दिया और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट उनको भेज दिए। अब मैं कोर्ट नहीं आ रहा हूँ, इस मामले को सेटल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जितनी राशि का था मामला यानी कि सेक्शन 25 का यानी 19,485 रुपये की स्थिति, भले 1 साल हो गया है, आप 19,485 रुपये का ही ड्राफ्ट बनवा दो उस कंपनी के नाम पे, बैंक ड्राफ्ट, और वकील साहब से कहो कि साहब आप एक अंडरटेकिंग पेश कर देना, एप्लीकेशन पेश कर देना कि मैं इस मामले को निपटाना चाहता हूं और ये ड्राफ्ट जमा। अगर यहाँ पे वकील साहब आपके मिलने वाले हैं, विश्वास कर सकते हो, तो आप उनको कैश भी जमा करवा सकते हो, लेकिन ये आपके व्यक्तिगत निर्णय है कि आप किससे क्या बात करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ठगियाँ भी काफ़ी होती है, तो वो आपको देखना है। बाकी बेस्ट ये है कि आप ड्राफ्ट बनवा दो। आपने ड्राफ्ट बनवा दिया, आपने उन वकील साहब को भेज दिया, वकील साहब पेशी तारीख पे उपस्थित हो गए भाई, और एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, एक अंडरटेकिंग फाइल कर देते हैं कि मैं मेरे क्लाइंट की ओर से उपस्थित हो रहा हूँ, एक वकालतनामा भी भले आप भेज दो, वो एक एप्लीकेशन लगा देंगे कि हम इसमें पेमेंट जमा कराने को तैयार है, ये ड्राफ्ट है, हमारी पहली उपस्थिति है, इसको एक्सेप्ट किया जाए और केस से हमें फ्री किया जाए। आप देख लेना, मजिस्ट्रेट जो भी होंगे ना वो केस डिस्पोजल करेंगे। क्यों, इसका कारण भी बताऊं। कोर्टों पर इतना दबाव है कि काम की लगी पड़ी है, मतलब इतनी फाइलें हैं, तो कोर्ट भी चाहता है मामले निपटे। अब आपकी NBFC भले नहीं चाहती हो कि मामले निपटे, लेकिन उस NBFC के एक केस नहीं है, वहां उनके 500 केस चल रहे हैं, 2000 केस चल रहे हैं, 5000 केस चल रहे हैं, तो उनको भी लोक अदालत में फाइलें डिस्पोजल करनी पड़ती है। तो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली उनको कहते हैं कि भाई EMI का तुम्हारा आ गया पेमेंट, ये पेमेंट लो और केस विड्रॉल करो। कारण कि कंपनियों को वहां 5,000 रुपये मुकदमे और चलाने हैं, तो उनको भी कोर्ट के प्रोटोकॉल में रहना है और पेमेंट आया है तो उसको एक्सेप्ट करना है और केस को विड्रॉल करना है। क्यों? क्योंकि 500 फाइलें, 1000 फाइलें, 5000 फाइलें पहले से चल रही है, तो इनको भी लोक अदालत में फाइलों का निस्तारण करना पड़ता है। और जब ऐसी फाइलें होती है तो खुद मजिस्ट्रेट भी आपके पक्ष में, आपके वकील साहब जब मौजूद होंगे तो आपके ड्राफ्ट को स्वीकार करते हुए मामले को डिस्पोज कर देंगे। और ऐसी स्थिति में जब उपस्थित हो गए ना, तो फिर ये मान लो कि आपको वापस समन नहीं आएगा। अब इसमें मान लो कि समन पे आप नहीं गए, समन पे आप जा ही नहीं पाए, अब इसमें जारी होता है बेलेबल वारंट। अब बेलेबल वारंट जारी हो गया। बेलेबल वारंट की स्थिति में भी कोर्ट ने बेलेबल वारंट जारी किया और बेलेबल वारंट जो है वो आपके घर पे आया। अब बेलेबल वारंट आप यकीन मानोगे 1-1, 2-2 साल तामील नहीं होते। पुलिस वालों की मेहरबानी होती है लोगों पर, वो इतनी मोहब्बत रखते हैं उनके साथ कि कभी कभी बेलेबल वारंट 2-2 साल तक तामील नहीं होते। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और बेलेबल वारंट लेके यदि पुलिस आ भी गई तो बेलेबल वारंट में ये है कि आपने अपने साइन कर दिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार मौजूद है उसने साइन कर दिए, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन टॉपिक पूरे कवर करूंगा आज मैं, क्योंकि जिनको वास्तव में देखना है वो देखेंगे। अब बेलेबल वारंट पे आपने साइन कर दिए, पहुंच गया वो। और बेलेबल वारंट पर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं वहां वकील साहब से बात करूं, वही तरीका पहले वाला, बस ये है कि कोर्ट से ये निवेदन होता है कुछ छोटा मोटा अमाउंट जो भी कोर्ट उचित समझे उस मैटर में आदेश कर दे, वो राशि आप जमा करा दो। अब 20,000 का ही करे
केस है ना, कोर्ट ऊपर 1000-2000 रुपए और ऊपर फाइन लगा के मैटर को डिस्पोज कर देगी। कारण कोर्ट खुद चाहती है कि फाइलें निपटे। अब मान लीजिए बेलेबल वारंट भी आपको तामील हो गया ना, आप नहीं गए, तो क्या होगा? अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट में यह है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अरेस्ट वारंट आपका जारी हो गया, आपके एरिया में अरेस्ट वारंट आएगा, पुलिस थाने से आपको फोन भी आएगा, सूचना भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आप उस जगह एडवोकेट को फोन कर सकते हो कि भाई ये मामला है। अब मैं जैसे बात करूं कि मैं उदयपुर में हूं, अब उदयपुर में हमारे 4000 एडवोकेट है, 1500 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। अब मुझे किसी का कॉल आता है कि सर मेरे खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा है और केवल 20,000 का मुकदमा है और इस मुकदमे को निपटाना है। अब कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये देखना नहीं सामने वाले वकील साहब कौन है। मैं सीधा सामने वाले वकील साहब से मिलूंगा और कहूंगा कि साहब आपके 20,000 का मुकदमा है, ऊपर बात कर लो कंपनी से, मैं पे कर देता हूं। यानी कि ये भी ध्यान रखना कि वकील का पावर भी इतना होता है कि वो अपनी कंपनी से डायरेक्ट कहता है कि मेरे मिलने वाले वकील साहब है, आपको ये केस विड्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो केस लड़ने पे आए ना तो सालों खींच लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो अरेस्ट वारंट की स्थिति पर भी केस विड्रॉल होते हैं और एक कागज बन के मिल जाता है रुक्का, भले पुलिस के पास वारंट है, आप लेके चले गए, ये रहा। आपने फिल्मों में देखा है कि नहीं, जब किसी को गिरफ्तार कर लेते सामने वाला कहता है ये रहे जमानत के कागज, वैसे ही कागज रुक्का मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, वो कोर्ट जारी करती है। अभी तक मैंने आपको बताया कि घर बैठे किस तरीके से आप केस का निस्तारण कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर पेशी पे जाओ, लेकिन साहब वकील अच्छा ढूंढो, और वकील से जब बात करते हो ना, दिल की बात करके रख दो कि वकील साहब मेरी स्थिति यह है, मैं इतनी फीस दे सकता हूं और इतनी फीस में आपको मेरा काम निपटाना है। अब मान लीजिए समन भी आ गया, बेलेबल वारंट भी आ गया, अरेस्ट वारंट भी आ गया, पैसा ही नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जाए सीधा उस जगह जहां आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा है और वहां आप वकील साहब से कहें वकील साहब मेरी जमानत करवा दीजिए। वकील साहब ने आपकी जमानत करवा दी, सेम डे, तुरंत होती है जमानत, तनाव में नहीं लेना। सेक्शन 25 में भले वारंट निकल गया, कोई गिरफ्तार करके आपको सलाखों के पीछे नहीं डालते हैं, आपको तुरंत जमानत मिल गई। अब जमानत जब आपको मिल गई तब फाइल जाएगी चार्ज में, फिर जाएगी। यहां पर फिर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे गुजरात के जो दर्शक है उनका जवाब है कि आप लगातार 2 साल 3 साल उपस्थित नहीं हुए, चाहे चौथे साल भी उपस्थित होंगे, कोर्ट का रुख आपके प्रति वही रहेगा। आप बिल्कुल ना सोचें कि कोर्ट आपके खिलाफ सोचेगा, बिल्कुल नहीं। आपको जब समन की जानकारी हुई, आप जब आना था तब आप आ गए, अब आपको पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि रिकॉर्ड पे कुछ आया ही नहीं। तो कोर्ट का रुख आपके लिए कम, कोर्ट के लिए दोनों ही तराजू बराबर है। अब ऐसी स्थिति में आपने जमानत करवा दी, अब जमानत के अगली पेशी पर होगा चार्ज, उसके बाद आती है वापस एविडेंस की स्टेज, किसकी? कंप्लेनेंट की। कंप्लेनेंट अपने एविडेंस का एफिडेविट पेश करेगा, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगी, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे, देन आपके वकील साहब क्रॉस एग्जामिन करेंगे और क्रॉस एग्जामिन के दौरान आपके वकील साहब उस फाइलों में क्या कमी है, उन कमी का पोस्टमार्टम करेंगे। और एक बात बता दूं कि धाराएं चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे जो ऑरली याद है 91 सीआरपीसी का एक प्रार्थना पत्र होता है जिसमें अगर कंपनी ने लोन के कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाए, कोर्ट में पेश ही नहीं किए हैं, जहां पीडीसी चेक्स का जिक्र होता है, जहां आपके लोन के सारे एग्रीमेंट होते हैं, हर वो चीज जो वो मंगवाना चाहते हैं वो कोर्ट में मंगवा सकते हैं। इस क्रॉस के होने के बाद भी आगे बयान मुलजिम की स्टेज आती है, यानी कि आपको एपीआर कितनी बार होना है?
सिर्फ फर्स्ट जब आपने बेल करवाई उसी समय चार्ज करवा दीजिए, आपको दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बयान मुलजिम पे जब आपके बयान होने, उसके बाद फिर साक्ष्य प्रतिरक्षा, यानी कि आप अपने बयान देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट और उसके बाद जजमेंट। और ये जो सारी प्रक्रिया मैंने गिनाई ना, इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर कम से कम मेट्रो सिटीज में जो केसों का अंबार लगा हुआ है वहां 2-2, 3-3 महीने की डेट मिलती है और इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल के आसपास का वक्त लगता है। और बैंक कभी भी नहीं चाहती है कि आपको सजा हो, वो चाहती है कि मामले का सेटलमेंट हो। आपके पास पैसों की व्यवस्था है तो ठीक है, आप कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि साहब मेरी ईएमआई 20,000 है, मैं 25,000 जमा करा सकता हूं, 26,000 जमा करा सकता हूं। और कोर्ट प्रेशर भी पड़ता है, उनको केसेस विड्रॉल भी करने हैं। वो इस जिद पे नहीं अड़ सकते नहीं कि मुझे तो पूरा का पूरा लोन अमाउंट में क्लियर कराऊंगा तभी मैं केस उठाऊंगा। ये दादागिरी चलने वाली नहीं है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन एक बात और बता दूं। अब मान लीजिए कंपनी ने समझौता किया नहीं, आपने पैसा दिया नहीं, अब आपके 20,000 की ईएमआई है तो चेक से दोहरी राशि तक का जुर्माना हो सकता है और सजा 2 साल तक की। लेकिन ईसीएस के मैटर में कभी 3 महीने, कभी 6 महीने की सजा सुनाई जाती है और बमुश्किल 20,000 का 22,000, 23,000, 25,000, मैक्सिमम 27,000, 28,000, 30,000, इससे ऊपर ऑर्डर नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे 6 महीने की सजा सुना दी तो क्या उसी समय जेल भेज देंगे? नहीं, यहां पर भी आप उपस्थित होंगे, आपके हाथों हाथ आपको जमानत मिलेगी, 1 महीने की आपकी सजा अपील करने का आपको मौका मिलेगा। वह सजा सस्पेंशन, ऊपर से आप ऊपरी कोर्ट में आप अपील कर सकते हो तो, और वहां और अपील आप फाइल कर सकते हो। लेकिन इस पूरे वीडियो का मकसद कतई ये नहीं है कि हम न्याय व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, हम लोगों को इस बात के लिए कहें कि ईएमआई मत भरो। ये बात उन लोगों के लिए जिनको सेक्शन 25 के नाम से डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को गुजरात की एक कोर्ट ने सजा सुनाई, मानहानि के मामले में 2 साल। मुझे बताइए क्या वो जेल गए? सजा 2 साल की थी तो उनको सीधी सी बात है, अपील करने के लिए समय मिलता है, और समय मिलता है तो जेल नहीं भेजा जाता है, आपको केवल मुचलके पेश करने। एक बात ये भी सुन लो कि मुचलकों का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कोई वारंट में 5,000 लिखा हुआ आया, आपके मुचलकों के अंदर राशि 20,000 लिख दी तो आपको इतनी ईएमआई इतनी कोई राशि कोर्ट में जमा करानी, ऐसा भी कहीं नहीं है। और एक बात और बता दूं, ये देश का दुर्भाग्य है कि 365 दिन एक साल में होते हैं, 180 दिन कोर्ट चलती है और 180 दिन में आपकी पेशी अगर साल में 4 बार आई ना तो हो सकता है कभी वकील साहब की स्ट्राइक हो, कभी हो सकता है जुडिशरी का कोई माहौल हो, छुट्टी का मामला हो, कोई राष्ट्रीय आपदा हो तो छुट्टी घोषित हो जाती है, किसी विभूति का देहांत हो तो छुट्टी घोषित हो जाती है, कभी स्थानीय त्योहार हो तो छुट्टी घोषित हो जाती है, कभी कभी वर्क सस्पेंड चलता है। कोविड जैसे हालात में तो 3-3 साल फाइलें पिछड़ गई। यानी कि मैं खुला कहता हूं कि मैं भी एक एनबीएफसी का वकील रहा हुआ हूं, एक नहीं अनेकों। तो 2017 के मुकदमे सेक्शन 25 के आज भी पेंडिंग है और वक्त 8 साल गुजर चुके हैं। सेक्शन 25 पर ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जहां आपको ये बताने की पूरी कोशिश की है कि इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है, इस मामले में तुरंत जेल नहीं भेजा जाता है, इस मामले में घर बैठे निस्तारण कैसे कर सकते हैं बिना कोर्ट जाए, बिना जमानत करवाए, उसका भी हर स्टेज पर मैंने जानकारी दी है। और यदि आप लगातार कोर्ट के समन और अवेलेबल वारंट आए और नहीं गए तो उससे कोर्ट में कोई नेगेटिव व्यू आपके लिए नहीं होता है।
मेरे एक दर्शक है, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझे सेक्शन 25 पे सवाल किए थे, एक्चुअली उन्होंने कॉल बुक की थी, मैंने कहा था आप मैसेज भेज देना, मैं प्रयास करूंगा आपके मैसेज को भी बता पाऊं। तो उनके कुछ सवाल किया था, उनके कुछ सवाल है, रिक्वेस्ट फॉर वीडियो ऑन सेक्शन 25 138 specific request to cover what happened if we do nothing hearing on first date। सवाल का जवाब वीडियो में आ चुका है कि पहली डेट पर उपस्थित नहीं होते हो तो नहीं होते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे फोन की डिस्प्ले क्रैक है तो मैं पूरा क्लियर इनका पढ़ नहीं पा रहा, पर कोशिश करता हूं कि मैं इसको अच्छे से पढ़ पाऊं। हाँ, इस केस का आपके प्रोफेशन पर, आपकी गवर्नमेंट जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पासपोर्ट पर, आपके विदेश यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट में टाइम लेने की बात आ रही है तो कोर्ट में वैसे आपको पर्याप्त टाइम मिल जाता है, यानी कि मैंने बता दिया ना आपको, नोटिस भेजने से लेकर अगर जजमेंट तक जाओगे और कितना भी स्पीडी ट्रायल चल जाए, इसमें 2-3 साल नॉर्मल है और कोई भी एनबीएफसी 2-3 साल रुकती नहीं है। उससे पहले तो वो क्या करती है, सेटलमेंट करती है, और सेटलमेंट करती है तो सेटलमेंट लेटर में लिखवा के ले लो भाई आपने हमारे खिलाफ 138 का मुकदमा किया है, सेक्शन 25 का मुकदमा किया, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की है, ये सारी आप विड्रॉल करोगे। ये बात ध्यान रखना, आप लोन सेटलमेंट के मैटर में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है यू। हाँ, ये एक अच्छा सवाल लिखा इन्होंने कि बैंक तो चेक बाउंस केस फाइल करने में 2% से 5% फीस पे करती है, तो टोटल चेक 20 लाख का है तो 1 लाख की कोर्ट फीस हो जाती है, तो बैंक 15 से 20% में सेटलमेंट कैसे करेगी। तो साथियों क्लियरली कहता हूं, आपने देखा होगा कि आजकल जो आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं ना उसमें आपके चेक जाते ही नहीं है, और ईएमआई जो होती है आपकी छोटी होती है 20,000 रुपए की, तो उसमें कोर्ट फीस उनको कम लगती है, वकीलों के खर्चे वगैरह लगते हैं। तो लगभग ये ऐसे मैटर के अंदर कभी भी बड़े चेक का मुकदमा जहां कोर्ट फीस लगती है वहां ये बिल्कुल भी नहीं करते, और यही कारण है कि सेटलमेंट पे आते हैं, क्योंकि एनपी अगर इनका ज्यादा शो हुआ तो इनका ही रिकॉर्ड खराब होता है। हाँ, एक 20% का मैटर आया कि यदि आप जमानत करवाते हो तो आपको 20% जमा कराने पड़ेंगे कोर्ट में। तो यहां पर मैं एक बात बताऊं, कई कोर्ट्स ऑर्डर करती है 20% पे, कई कोर्ट्स ऑर्डर नहीं करती है, उसके लिए एप्लीकेशन लगती है, उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और आपके पास नहीं हो तो आप उसके लिए एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इतना कोई खास मैंडेटरी चीज नहीं है। और ईएमआई अगर 20-25-50,000 की आपके, अगर आप 50 लाख के लोन में डूबे हो ना, आपकी अगर छोटी ईएमआई है ना, तो आपके लिए कोई मेजर इशू नहीं रखती है। साथियों वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस मामले में मैं पूरी जानकारी दे पाऊं। एक ये कि हम विदाउट एडवोकेट, बिना एडवोकेट के हम प्रोसीड कर सकते हैं? नहीं। आप कितने भी एजुकेटेड पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए आपको एक एडवोकेट की सर्विसेज लेनी ही पड़ेगी, और उनके बिना आप ये काम नहीं कर पाएंगे। एडवोकेट तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। और सेक्शन 25 को इतना बड़ा मामला मत मानिए। क्या ये आर्बिट्रेशन नहीं है कि एक उपस्थित आप नहीं गए ना आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाएगा, आप नहीं जाओगे, आप जब तक आप अपीयरेंस में नहीं होंगे ना तब तक आपके खिलाफ इस मैटर में कोई डिसीजन नहीं होता है केस के मैटर में। अगर मैं जेन्युइनली कोर्ट की अवहेलना नहीं करते हुए यदि मैं कोर्ट में अपीयर होता हूं तो मुझे टाइम मिलेगा। बिल्कुल आप फर्स्ट हियरिंग पे अपीयर होके यदि कोर्ट में बेल कराओगे तो आपको वैसे ही टाइम मिलेगा। और मेरा कहना यह है कि कोर्ट में अपीयर होने से पहले आप पेमेंट की व्यवस्था कर ले, 2, 4, 6 महीने 8 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, आज मैंने पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक आपको बताया, और पूरी कोशिश की कि पूरी ईमानदारी से मैं आपको हर बात बता पाऊं। कोर्ट के अंदर के प्रोसेस को भी मैंने आपको तरीके से बताया। और एक अच्छा वकील हो ना,
तो इन मामलों में ना एनबीएफसी के जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आते हैं उनकी बैंड बजा के रख देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। बस एक अच्छे वकील की जरूरत होती है। तो मेरा कहना आपसे यही है कि सेक्शन 25 के नाम पर जो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको डराते हैं, जो 420 406 की बात करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और सेक्शन 25 का नोटिस कभी भी रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा। ये कोई व्हाट्सएप पे भेजने वाला मैसेज नहीं है, ये इनका आर्बिट्रेशन नहीं है कि जहां पर वो अपनी बात चला लेंगे। साथियों, पूरी कोशिश की मैंने आज इस 40 मिनट के वीडियो में कि मैं आपके हर सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। किस तरीके से आप सेक्शन 25 के नोटिस को पहचानें, वो असल है या फेक है। कोर्ट के समन को पहचानें, कोर्ट में बिना गए इस मामले को कैसे निपटा सकते हैं, कोर्ट में एपीआर होने के बाद क्या क्या ट्रायल चलती है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक से लेने के हकदार हो, आपके वकील साहब आपके लिए क्या कर सकते हैं, केस की पूरी स्टेजेस क्या है, और यदि आपके पक्ष में डिसीजन नहीं भी हुआ और यदि आपको सजा हो भी गई तो मैंने ये भी बता दिया कि आपको कोई तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा। और यदि कोर्ट के ऑर्डर पर आप यदि ये कह देते हैं कि मैं पेमेंट जमा कराने को तैयार हूं और सेटलमेंट उस जगह हो जाता है तो वो सारी बात अलग रही। कभी ये ना सोचिएगा कि सेक्शन 25 का मतलब पूरे पेमेंट को पे करना है, पूरे लोन पेमेंट को। साथियों, मैं एक बात आपको बताऊंगा, कई लोग, कई वकील, मैं वकील नहीं कहूंगा, वो कंपनी के ही होंगे, जो सेक्शन 25 का नोटिस भेजते हैं वो सेक्शन 25 के लीगली टर्म पे खरा ही नहीं उतरता है। सेक्शन 25 के नोटिस में 15 दिन का मिनिमम टाइम पीरियड है और 15 दिन का मिनिमम टाइम पीरियड नहीं लिखाना तो वो नोटिस वैसे ही शून्य है। उसमें 7 दिन का नोटिस बिल्कुल भी नहीं होता है। और 15 दिन का नोटिस भेजा तो उसके बाद आपको मिल जाने के 1 महीने के भीतर उनको केस फाइल करना होता है कोर्ट में। और यदि आप चेक कर सकते हैं तो ई कोर्ट पर जाकर आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपके नाम से उस शहर में कोई सेक्शन 25 का केस चल रहा है या नहीं। उसके लिए आपके लोकल एडवोकेट्स आपको सजेशन दे देंगे। फर्जी नोटिसों को पहचानना जरूरी है। अब शायद ही कोई टॉपिक बचा है जिस पे मैंने चर्चा नहीं की है, मैं याद करना चाह रहा हूँ, कोई बिंदु मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कोई इसी टॉपिक को छोड़ा है। फिलहाल यही कहूँगा, पूरी कोशिश की, पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज क्लियर करने की। 42 मिनट के इस वीडियो में 2-3 बार पानी पिया, लेकिन अपनी आवाज को उसी तरह बुलंद रखा जिस तरीके से आप सुनना चाहते हो। और ऐसी जानकारी आप बताइए कि किसी और यूट्यूब चैनल पे मिलती है क्या। और यदि हमारी कोई वीडियो कॉपी करता है ना, उनका नाम कमेंट्स में जरूर लिखो, कम से कम उनको थोड़ी तो शर्मिंदगी हो कि हम किन के वीडियो कॉपी कर रहे हैं। अगर जनता खुद कह रही है कि आप इनके वीडियो कॉपी कर रहे हो, उसके बाद भी हम नहीं सुधर रहे। साथियों, बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बातों को लेकर हम आते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है बजाज फाइनेंस के कलेक्शन मैनेजर के सुसाइड को भी देखा है। हमने अपनी कार को ब्रिज पर खड़े करके छलांग लगा के मरने वाले व्यक्ति की कहानी भी सुनी है। वो दिन नहीं जाता जिस महीने हम अखबार में ये नहीं पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। हम यहां तक जानते हैं कि रिकवरी एजेंट किस तरीके से घर पर आकर बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं, बुजुर्ग माता पिता के साथ बदसलूकी करते हैं। लोन लेना जरूरी है, क्योंकि लोन नहीं लेंगे तो काम कैसे होंगे, बुनियादी काम कैसे पूरे होंगे। लेकिन अगर लोन लेकर नहीं चुका पाए, डिफॉल्ट हो गए और विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, तो ये कोई अपराध नहीं है। साथियों, आज का वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन हो सकता है आज आपके सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से संबंधित सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहा है तो कमेंट्स करें। कमेंट्स में रिप्लाई नहीं दूंगा, पहले ही कह रहा हूं मैं, लेकिन बहुत जल्द उस कमेंट्स पर वीडियो जरूर मिल जाएगा। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत हम पे बरसाते रहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार
हर टॉपिक पे जानकारी जो किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर आपको हमेशा मिलेगी। क्या सुझाव है आपका? और कोई लोन से दुखी हो ना, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।